लेक्चर में जो है ना जो है हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा बहुत आइडिया है आपको कि क्या फ़र्क होता है रिसर्च पेपर में और रिसर्च थीसिस जो आप करते हैं? सर नहीं, माइंड में नहीं आ रहा सर। ओके जी, नो प्रॉब्लम जी। हम पहले तो जो है वो कुछ जो है डिफरेंस इसकी जो है वो वर्डिंग में होता है। वर्डिंग से मुराद है लेंथ, कि भी जो रिसर्च पेपर है वो एक शॉर्ट फॉर्म होती है और जो थीसिस है वो थोड़ा लेंथी होता है। और दोनों में जो है वो वाज़ह फ़र्क जो है वो ये है कि रिसर्च पेपर जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है और जो थीसिस है वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। और कुछ जो है फॉर्मेट पे फ़र्क होता है। फॉर्मेट से मुराद ये है कि जब हम थीसिस वर्क कर रहे होते हैं तो टॉपिक से लेकर तो एंड रेफरेंसेस तक जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में जो है वो कहने के जो स्टार्ट है दोनों का वो बेशक जो है वो टॉपिक से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है वो दोनों में जो है वो टॉपिक जो है एक रिफाइंड बेहतर टॉपिक जो है दोनों के लिए जो है ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च पेपर लिखें या रिसर्च थीसिस लिखें तो दोनों के लिए जो है आपको जो टॉपिक जो है वो लिखना पड़ता है। मैं आई वांट शेयर स्क्रीन, तो ताकि जो है साथ साथ हम जब करेंगे तो यस, ओके जी। जी, तो सबसे पहले जो है वो ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। इस वक्त जो है वो ब्लैंक है। तो जी तो सबसे पहले जो है दोनों के लिए जो है वो टॉपिक लिखा जाता है और टॉपिक जो है उसमें अ, दोनों के लिए ज़रूरी है कि कोशिश की जाती है कि टॉपिक जो है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर टॉपिक हो। अच्छा, रिसर्च में जो है टॉपिक के हवाले से जो बात की जाती है यानी कि जो रिसर्च पेपर का है या रिसर्च थीसिस का है, तो जिस तरह हम जर्नलिज्म में पढ़ते हैं कि जो हेडिंग है आपकी बड़ी क्लियर हो, कम से कम अल्फाज में जो है आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकें। तो अ, जो टॉपिक का डिफरेंस है थीसिस का और जो रिसर्च पेपर का, वो ये है कि थोड़ा सा जो रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर का टॉपिक होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो बड़ा ही फोकस्ड होता है। जबकि थीसिस जो है उसका टॉपिक थोड़ा सा जनरल होता है और उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें लिख सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक रिसर्च थीसिस है उसमें बाद में हमने रिसर्च आर्टिकल निकालने हो तो ज़्यादा आर्टिकल निकले, यानी कि थीसिस से हम ज़्यादा आर्टिकल निकाल सकते हैं। तो ये उस सूरत में ही निकाल सकते हैं जब जो है वो एक रिसर्च पेपर की निस्बत जो है वो ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक होगा, तो इसलिए हम रिसर्च आर्टिकल ज़्यादा निकाल सकते हैं। और जो रिसर्च पेपर का टॉपिक है वो बड़ा स्पेसिफिक फोकस्ड होता है। दोनों के लिए ज़रूरी एक बात है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं रिसर्च थीसिस के लिए और रिसर्च पेपर के लिए, दोनों के लिए जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप दोनों का रिलेशनशिप बता रहे हैं, आप एक का दूसरे के ऊपर अफेक्ट बता रहे हैं, आप एक का दूसरे से जो है वो उसके साथ जो है मुख्तलिफ जो वेरिएबल हैं उनका आपस में लिंकेज डेवलप कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, या इफेक्ट की बात करें या इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो दोनों ही रिसर्च पेपर के टॉपिक में और रिसर्च
थीसिस के टॉपिक में जो है ना वो बड़ा क्लियर हो। अगर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों क्लियर होंगे तो आप कह सकते हैं कि आपका टॉपिक जो है वो अच्छा है। यानी कि रिसर्च करते हुए अगर आप अपने टॉपिक में अपना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, तो जो सोशल मीडिया है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो मेरा डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल बिहेवियर पर कैसे होगा। अब ये पॉलिटिकल बिहेवियर मैंने किनका चेक करना है? फॉर एग्जांपल मैं यूथ का चेक करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो है वो मैं पॉलिटिशियन का चेक करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल वर्कर्स का करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वोटर्स का करने जा रहा हूँ। और ये बाद में जो है आप जो है वो डिसाइड करते हैं जब आप टॉपिक के अंदर इस चीज को मेंशन कर देते हैं। अगर मैं थीसिस का टॉपिक रखूंगा तो मैं तो ये इसको कहूंगा कि जो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर। लेकिन अगर मुझे रिसर्च पेपर लिखना होगा तो फिर मैं कहूंगा कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ यूनिवर्सिटी और सुपीरियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यानी कि मैं फिर जरा स्पेसिफाई कर दूंगा उसको, या मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कर दूंगा। तो मैं इसमें उसको नैरो डाउन करूंगा जो मेरा रिसर्च पेपर होगा। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ लगी है कि जो रिसर्च पेपर है वो जरा फोकस और स्पेसिफिक होता है और जो थीसिस है वो जरा ब्रॉड होता है। जी एहतशाम। यस सर। ओके यस सर। जी, शाबाश। अच्छा, तो अब जरा अगली बात कर लें कि भी इसमें वर्ड कितने होने चाहिए। तो अगर आप उसको 10 से 12 या 14 वर्ड में अपने रिसर्च टॉपिक को बयान कर सकें तो बहुत अच्छा। अगर इससे कम अल्फाज में करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो कम से कम अल्फाज में यानी कि मैक्सिमम आप अगर एक यॉर्डस्टिक रखें तो 12 वर्ड जो हैं, 12 वर्ड से ज्यादा आप टॉपिक ना लें। तो उससे कम होने चाहिए आपके टॉपिक वर्ड जो है। अगर वर्ड कम होंगे तो फिर जो है वो चीजें जो है ना वो आपके लिए डिफेंस करते हुए आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, टॉपिक के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो किसी भी रिसर्च थीसिस या रिसर्च पेपर में वो है एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली हम ये इसकी अगर हम वर्डिंग की बात करें तो मुख्तलिफ इसके जो है वर्डिंग के बारे में मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं। यानी कि वर्ड्स जो लिखे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट में वो 150 वर्ड से 250 वर्ड्स के एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कहा जाता है। यानी कि एटलीस्ट जो है वो 150 वर्ड्स लिखे जाएं और ज्यादा से ज्यादा जो है 250 वर्ड्स लिखे जाएं। जी जरा होल्ड कीजिए। ये जी, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? जी एहतशाम। आ रही है। जी ओके। जी सर, आ रही है। शाबाश। अच्छा जी, मैंने बताया है कि कम से कम अल्फाज जो है एब्स्ट्रैक्ट में वो 150 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है 250 वर्ड्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो, जी शाबाश, आपका जी आया है मुझे मैसेज कि आप लेक्चर सुन रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो जब टीचर जो है स्टार्ट करता है तो वो फिर वो आंखें बंद करते हैं, वो थोड़ा सा जो है ना वो नींद भी पूरी कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जिसमें आप अपनी नहीं नींद। सर, इंशाल्लाह मैं पूरा लेक्चर सुनूंगा सर, जी क्योंकि शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जी जी शाबाश। बेसिकली जो है बेटा वो मैं इतना लेंथी लेक्चर नहीं दूंगा, मैं बस ये 40 मिनट्स 35 मिनट्स का लेक्चर होगा हमारा। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो बेसिक और क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है वही आपको डिलीवर करूं। और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रख देता हूँ। आप उस लिंक को क्लिक करके वो बाद में भी सुन सकते हैं। ओके। थैंक यू सर।
अच्छा जी, तो 150 वर्ड से 250 वर्ड। अच्छा, ये किन लोगों ने ये यार्ड स्टिक लगाई है या ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है? तो दुनिया में जो आपका रिसर्च वर्क जो है वो पब्लिश होता है, वो बेसिकली रिसर्च जर्नल में पब्लिक होता है, यानी कि आपके जो रिसर्च आर्टिकल हैं वो दुनिया के रिसर्च जर्नल में पब्लिश होते हैं। और आपको ये भी एक खुशखबरी सुनानी थी कि अब जो है आपके डिपार्टमेंट, जो मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसका अपना भी रिसर्च जर्नल है। शायद मेरे ख्याल में आपको इल्म में नहीं है ये। तो हम नहीं जो सर, है, मुझे नहीं पता इसका। हाँ जी, हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब हुए हैं कि हमने अपने डिपार्टमेंट का जर्नल ऑफ मीडिया एंड एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज जो है, वो जर्नल जो है वो हम निकाल चुके हैं। तो उसके 2 एडिशन जो हैं वो आ चुके हैं और थर्ड पर जो है हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैं उसका लिंक जो है वो आपसे शेयर करता हूँ ताकि जो है एहतशाम, ये जो मैंने व्हाट्सएप पर जो है ना आपका वो लिंक शेयर किया है, ये आपका अपना जर्नल है। तो आप काइंडली जब भी फ्री हों तो आप इसको लाजमी देखें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसी हवाले से जो है आपको मिलेंगी कि जब आपने रिसर्च आर्टिकल लिखना होगा, और आप भी बेटा कोशिश कीजिए, कुछ भी अगर आपने लिखा हुआ है आप समझते हैं कि ये वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ रिसर्च आर्टिकल। और सर आपकी आवाज चली गई है। जी जी, हेलो जी, आप बताइएगा प्लीज। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? ओके, चलिए। अच्छा जी, तो 150 वर्ड से 250 वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में होने चाहिए। और आप जो है जब मुख्तलिफ रिसर्च जर्नल जो हैं वो अपने ऑथर्स को गाइड करते हैं कि जी एटलीस्ट 150 वर्ड्स हों, कुछ जर्नल जो है वो गाइड करते हैं कि जी 250 वर्ड्स हों। तो इस 150 और 250 वर्ड्स की रेंज में जो है आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। और एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली होता क्या है वो मैं अभी जो है वो आपसे जो है वो शेयर करता हूँ कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है क्या। ये ओके सर। ये मैं जो है वो रिसर्च पेपर को ओपन किया है और मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपसे, ताकि जो है आपको आइडिया हो कि भाई हम जो है अ, अभी जो है आपको मेरे ख्याल में ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। जी जी, मैं अभी बोल भी नहीं रहा, आप जरा थोड़ा सा वेट करें। मैं असल में स्क्रीन शेयर जो है वो करने चाह रहा हूँ। और ओके सर, आप इजी हो जाएं सर, इजी होके कर लें। जी जी जी, प्लीज। ओके जी, ये आई ऑप्शन और ये जो है। ओके जी, अब मेरे ख्याल में आपको एक रिसर्च आर्टिकल नजर आ रहा है जी, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट मार्केटिंग एज अ कम्युनिकेशन टूल एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ये तारिक हबीब साहब ये ने। सर आ रहा है। जी जी,
अच्छा, तो ये बेटा ये जो आपका रिसर्च जर्नल है, ये उसी से मैंने एक रिसर्च पेपर और उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपसे शेयर किया है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये देख लें, ब्रीफ सा एब्स्ट्रैक्ट है। और अगर इसको मैं पढ़ता हूँ, द प्रेजेंट स्टडी एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट मार्केटिंग एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, और मैंने जो आपको बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसमें अब ये देख लें, डायरेक्ट मार्केटिंग एज अ कम्युनिकेशन टूल एंड कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर बिहेवियर है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डायरेक्ट मार्केटिंग जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये अगर हम वर्ड काउंट करें, वन सर टू, मुझे नहीं समझ आई इसकी, जी सर मैं काइंडली रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब हम टॉपिक की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि टॉपिक अच्छा वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो। तो इसमें जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग, और जो आपका यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डायरेक्ट मार्केटिंग है। हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग किस तरह कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके ऊपर असर हो रहा है। किसका असर हो रहा है? डायरेक्ट मार्केटिंग का। और इसके बाद आप देखें जो कीवर्ड्स हैं वो 1, 2, 3। तो मुख्तलिफ जर्नल जो हैं वो आपको कहते हैं कि 3 to 5 जो हैं कीवर्ड जो हैं आपके होने चाहिए। तो इसमें देखें कि 3 कीवर्ड्स हैं। तो जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कीवर्ड्स कंस्ट्रक्ट करने का, वो इसमें मीट किया गया है। इसके बाद जो है वो जब हम अगर इसकी वर्डिंग चेक करें तो इसकी वर्डिंग क्या है, टोटल कितने वर्ड्स हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करने की कोशिश करता हूँ, जी, तो इसके जो है टोटल 160 वर्ड्स हैं। ये टोटल कितने वर्ड्स हैं इसके? 160। 160। जी सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा, जी प्लीज। सर सर हमें कैसे पता चलेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जी शाबाश। अच्छा, ये तो रिसर्चर की डायरेक्शन है ना, जरा टॉपिक को गौर से पढ़ें। जो चीज आप कह लें कि टॉपिक के अंदर पहले आती है, यानी कि जो टॉपिक में लिखने में पहले आएगी, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इन रिटन टेक्स्ट पहले लिखा जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा टॉपिक के बाद में लिखा जाता है। एक तो ये बड़ा ही सिंपल सा रूल है जिसको आप देखते हैं। इसमें जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो देखें कि भी डायरेक्ट मार्केटिंग पहले लिखा गया है और कंज्यूमर बिहेवियर बाद में लिखा गया है। तो हम डायरेक्ट मार्केटिंग को यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और कंज्यूमर बिहेवियर को यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा जो है वो टॉपिक ही बता देता है, जिसमें अगर इम्पैक्ट का लफ्ज है, इफेक्ट का लफ्ज है, कि भी ये जो है दूसरे के ऊपर असर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है जो चीज किसी दूसरे वेरिएबल पर असर अंदाज हो रही होती है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिस पर असर अंदाज हो रही होती है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, शायद थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, इसमें सोशल मीडिया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पॉलिटिकल बिहेवियर जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप जब टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत ही क्लियर पता चल जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा सोचें तो आपको पता चल जाए। इसमें जो है रिलेशनशिप की बात की गई है। ये जो आर्टिकल है इसमें रिलेशनशिप की बात की गई है, और रिलेशनशिप में हमने अब इसमें तयन करना है, इसमें हमने खुद
से सर्च आउट करना है कि इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन। तो हमें कैसे पता चलेगा? जो पहले लिखा होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो बाद में लिखा होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जी एहतशाम, ये थोड़ा सा क्लियर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जी सर। डिपेंडेंट? शाबाश। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप करें, नहीं तो हम फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। जी ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसका ओके। क्या पर्पस है हमारे यानी काम में? ओके जी बेटा, अब जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, बेसिकली ये आप समझ लें आपका जो रिसर्च थीसिस है पूरे का पूरा, या आपका जो पूरे का पूरा रिसर्च पेपर है, उसकी एक ब्रीफ इंट्रो है, उसका ब्रीफ समरी कह लें आप उसको ना। लेकिन ये मोर देन समरी है। मोर देन समरी से मुराद है जिस तरह आप बचपन में जो है किसी एक कहानी का वो खुलासा सा लिखते थे और बता देते थे कि इस कहानी के अंदर ये चीजें हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक समरी है। आप इसको कह लें कि इसमें आपने ना सिर्फ जो है वो टॉपिक में रहते हुए यानी कि अपने पेपर के बारे में बताना है, बल्कि आपने कुछ ना कुछ रिकमेंड भी करना है। जो खुलासा होता है ना उसमें रिकमेंडेशन नहीं होती। बात समझ रहे हैं? जो आप समरी लिखते हैं उसमें आप ये नहीं यस बताते सर। कि इसमें जो है वो ये जो रिसर्च है इसकी इम्प्लीकेशन कैसे होगी। खलासे में तो आपने समरी में तो आपने बता दिया है कि ये मैंने स्टोरी पढ़ी है, इसमें ये चीजें हैं। या आपने कोई पोएम पढ़ी है और आपने उसको ब्रीफ बता दिया कि इसमें ये है। आपने कोई नॉवल पढ़ा है उसके बारे में आपने बता दिया कि उसमें ये है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें ये भी बताते हैं कि आपने जो रिसर्च की है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, इसका फायदा क्या है। तो ये थोड़ा सा फर्क करता है समरी से, कि इसकी आखिरी लाइंस में आप बताते हैं कि भाई ये फला जगह पर अगर अप्लाई करेंगे मेरी रिसर्च को तो उसका जो है ना ये फायदा होगा, या मेरी रिसर्च की एप्लीकेशन फला फला जगह पर है। मीडिया के हवाले से कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज के हवाले से कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये रिसर्च जो है फला चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, फला चीज़ों का रिलेशनशिप बताती है। तो आइंदा इस एरिया में काम किया जाए तो इन चीज़ों को भी जेर गौर लाया जाए, इन इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो समरी से थोड़ा सा जो है फ्यूचर की बात करता है। जो समरी है किसी चीज की वो ये बात नहीं करते। मेरी बात समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट यू कैन से यस सर। इट्स अ इंट्रो और समरी, बट you can say कि it's more than, there is a little bit difference between summary and abstract। तो वो फर्क क्या है? वो implication of research का है, आपकी रिसर्च की एप्लीकेशन कहाँ पर होगी। तो ये फर्क है एब्स्ट्रैक्ट में और एक सिंपल समरी में। जी मेरी बात समझ गए जी? यस सर। कंफ्यूजन तो कोई नहीं है यहाँ पर अब? तो थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन ये एक दफा इस लेक्चर को दोबारा रिपीट सुनूंगा फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जी शाबाश। अब जो है वो हमने जो है इसी आर्टिकल को जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर तो ये हमें करंट जो है अवेलेबल है तो हम जरा इसको सिर्फ इसके जो है ना फॉर्मेट को चेक कर लेते हैं। ये इसका पीडीएफ है, मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। आपने सिर्फ मुझे बताना है कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। जी ये नजर आया है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैक यस मार्केटिंग? सर। ओके बेटा, अब जरा आगे की तरफ चले। ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया है, उसके बाद कीवर्ड्स हैं और ये इंट्रोडक्शन है, राइट। मैं सिर्फ इसके एलिमेंट डिस्कस करूंगा आज। अब ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है बेटा, आपने देखे कि ये कैप्स में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है। कैप्स और बोल्ड का मतलब ये है कि बड़े इंग्लिश के हरूफ में लिखा हुआ है और उसको बोल्ड किया हुआ है। तो ये क्यों किया जाता है? ये जो रिसर्च पेपर जर्नल होता है उसकी डिमांड होती है कि आपने हेडिंग्स को आपने इस तरह देना है। ओके जी। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो है इन्होंने इंट्रोडक्शन में सब हेडिंग्स दी हैं। दोबारा रिपीट करते हैं सर, एक बार दोबारा रिपीट जी करते जी जी मैं कर देता हूँ बेटा। ये हेडिंग आपको नजर आ रही है इंट्रोडक्शन की? हैं। यस सर। हाँ जी। तो यानी कि जर्नल के जो ऑथर्स के लिए गाइडलाइंस होती हैं कि ऑथर जो है वो
किस तरह अपना फॉर्मेट करेगा रिसर्च पेपर, उसी में लिखा जाता है कि आपने ये जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये आपने कैप्स लेटर में देना है, बड़े अंग्रेजी के हरूफ में देना है, और जो है इसको बोल्ड कर देना है। बात समझ गए मेरी? सर ओके। यस सर। ओके, अब जो है जो सब हेडिंग है वो लेफ्ट साइड पर देनी है। ये देखें, ये 1.1 शो कर रहा है कि ये जो हेडिंग है ये इंट्रोडक्शन की है, क्योंकि ये फर्स्ट हेडिंग जो है इंट्रोडक्शन की, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। 1.1 मींस कि फर्स्ट हेडिंग जो भी है ये उसका पार्ट है। उसके आगे लिखा हुआ है 1.2, इट मींस कि ये भी फर्स्ट जो है हेडिंग है उसी का पार्ट है, और ये सेकंड हेडिंग है। ओके जी, ये इन्होंने एक मॉडल दिया है, और आगे देखें लिखा हुआ है 1.3, इसका मतलब है ये भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, और ये थर्ड हेडिंग है। इसके बाद जो है वो हम आगे की तरफ चलते हैं, तो ये आ गया रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन उन्होंने बगैर नंबरिंग के दिए हुए हैं, इट मींस कि ये एक अलग से पोर्शन है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, और ये लिखा हुआ है 1.4, रिलेशनशिप मार्केटिंग थ्योरी। ये बता रहे हैं कि दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ये उसी का ही पार्ट है सर जो पहले फर्स्ट। कहा था। जी, शाबाश शाबाश। अब ये है मेथड। मेथड जो है इसका मतलब है कि ये सेपरेट होगा। यस बिल्कुल सेपरेट है, और हम इसको कंसीडर करेंगे सेकंड, क्योंकि ये सेंटर में बोल्ड है। बात समझ के, इंट्रोडक्शन सेंटर में बोल्ड था, कैप्स में था, तो ये मेथड भी सेंटर में बोल्ड और कैप्स में है। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन के बाद ये सेकंड हेडिंग आ गई, ये सेकंड पोर्शन ऑफ रिसर्च पेपर आ गया। क्लियर? यस सर। ओके यस शाबाश। सर। ओके जी, अब जरा हम आगे की तरफ चलते हैं, और हम देखते हैं कि ये ऑपरेशनलाइजेशन है। ये भी अलग से चीजें हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताई हैं। और अजी यहाँ पर आ जाए, रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो ये थर्ड पोर्शन है उस रिसर्च पेपर का जिसमें रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखा गया है। यस सर। ओके जी, अब ये लास्ट पार्ट जो है, बल्कि सेकंड लास्ट कह लें, लास्ट पार्ट रेफरेंसेस का होगा, ये कंक्लूजन है। यानी कंक्लूजन जो है वो भी अलहदा पोर्शन है जो इस रिसर्च पेपर के, और ये एंड जो है वो आ गया रेफरेंसेस। अब जो एहतशाम बोल्ड्स में दी गई हैं हेडिंग्स, और सेंटर में दी गई हैं, कैप्स में दी गई हैं, दीज आर द पोर्शन ऑफ रिसर्च पेपर। हम कह लें कि जो रिसर्च पेपर लिखा जाता है उसका पहला पोर्शन होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पोर्शन होता है उसका मेथड, तीसरा पोर्शन होता है उसका रिजल्ट एंड एनालिसिस, और चौथा पोर्शन होता है उसका कंक्लूजन, एंड पांचवा पोर्शन जो होता है उसका रेफरेंसेस होती है। तो हम जरा इसको सिर्फ जो कैप्स में हेडिंग है उसको जरा सिर्फ चेक कर लें, उसको रिपीट नहीं करना, हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अच्छा एक रिसर्च पेपर का पहला पोर्शन इंट्रोडक्शन है, दूसरा पोर्शन जो है उसका मेथड है, और तीसरा पोर्शन उसका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, और चौथा पोर्शन उसका कंक्लूजन है, और पांचवा पोर्शन उसका रेफरेंसेस है। यहाँ तक जो है मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। अगर हम इसका यस सर। जी, अगर इसके टोटल पेजेस हम देखें इस पेपर के, तो ये 21 पेजेस है। टोटल पेजेस कितने हैं? 21 पेजेस। 21। तो हम कह लें कि जो हमारा एक रिसर्च पेपर होता है वो कितने पेजेस पर होता है, तो हम बता सकते हैं कि जी वो 20 के करीब, 22, 23, 25 पेजेस के ऊपर A4 साइज में डबल स्पेस के साथ। तो इसमें अगर आप देखें तो डबल स्पेस है, पूरे के पूरे टेक्स्ट डबल स्पेस समझते हैं, ये आपस में जो लाइंस हैं, यस सर।
आपस में इसका जो लाइन स्पेसिंग दी गई है वो डबल स्पेस दी गई है। जी तो ये टैब से भी दी जाती है ना? यस, बिल्कुल टैब से भी दी जा सकती है, लेकिन ये है कि अगर ये किस तरह देनी है आपने आपने जो आपके पास टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें एक टूल होता है, अगर राइट क्लिक करें तो उसमें आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में जाके आप जो है डबल स्पेस जो है वो दे सकते हैं। अपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है वो आप डबल स्पेस दे सकते हो। ओके, ये ऊपर भी होता है जिसमें लाइन स्पेसिंग 1.5 लिखी होती है, 2.0 लिखी होती है, तो आप वहां से भी ये डबल स्पेस कर सकते हैं। ओके जी, अब जरा हम वापस चलते हैं रिसर्च थीसिस की तरफ। तो हमने ये हमें आइडिया हो गया कि रिसर्च आर्टिकल में पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मेथड है, फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन है, फिर कंक्लूजन है, फिर रेफरेंसेस है। अब जब हम थीसिस में जाते हैं तो अब जो पहला चैप्टर है एहतशाम, वो होता है इंट्रोडक्शन का। काइंडली अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो लिख लें, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से करेंगे। जी, पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का। एब्स्ट्रैक्ट के फौरन बाद पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। दूसरा चैप्टर होता यस है सर। दूसरा चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू का। तीसरा चैप्टर होता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का। चौथा चैप्टर होता है मेथोडोलॉजी का। पांचवा चैप्टर होता है एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स का। छठा चैप्टर होता है डिस्कशन का। सातवां चैप्टर होता है कंक्लूजन का। और लास्ट में जो है वो रेफरेंसेस लिखी जाती है। रेफरेंसेस। ठीक हो गया। अब ये नहीं कि जो एक आपका रिसर्च थीसिस है बेटा, वो उसके 7 चैप्टर्स प्लस रेफरेंसेस है। अब जो यस सर। आप कहेंगे सर ये हमने रिसर्च पेपर में तो लिटरेचर रिव्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं देखा था, तो ये क्या है, क्या ये यही फर्क है? अच्छा, ये जो रिसर्च आर्टिकल होता है बेटा, इसमें लिटरेचर रिव्यू और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इंट्रोडक्शन में ही लिखा जाता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिसर्च आर्टिकल है जी सर। उसके इंट्रोडक्शन में ही आप लिटरेचर रिव्यू भी दे देते हैं और अपना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैंने, आपको याद होगा रिसर्च आर्टिकल जब हमने देखा तो उसका कह लें कि जो 1.4 था, आई थिंक 1.4 था, जिसमें थ्योरी बयान की गई थी। मैं जरा सर ऊपर आता, ये जी प्लीज। अब ये देखिए, रिलेशनशिप मार्केटिंग थ्योरी। अब जो थीसिस है उसमें थ्योरेटिकल यस पर्सपेक्टिव सर। अलग से थर्ड चैप्टर बनेगा, लेकिन जो है रिसर्च पेपर में क्योंकि स्पेस कम होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने वर्ड्स में आपने लिखना है, इसलिए जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है और लिटरेचर है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इन रिसर्च आर्टिकल। तो चीजें सारी की सारी रिसर्च पेपर में मौजूद होती हैं, लेकिन उसका पोर्शन, उसका वो चेंज हो जाता है कि उसको आपने मर्ज करके लिखना है, उसको जो है आपने हेडिंग के साथ उसी इंट्रोडक्शन में ही लिखना है। तो ये फर्क होता है, जबकि रिसर्च थीसिस जो है जाहिर है उसमें हमारे पास स्पेस ज्यादा है, उसमें वर्डिंग ज्यादा लिख सकते हैं, इसलिए हम उसको अलहदा से चैप्टर बना देते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो जरा बता दें मुझे, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? नो सर। तो मैं समझू कि आज जो हमने थोड़ा सा फर्क किया है रिसर्च आर्टिकल का और रिसर्च थीसिस का, ये आपको फर्क क्लियर हो गया है? यस सर। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम जो है सेम टाइम पर ऑन थर्सडे इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक के इंशाल्लाह सर। लिए ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अच्छा, सर। बात सुनिए, आपने लास्ट असाइनमेंट नहीं भेजी जी जी मुझे। सर। मैं वो ना, मुझे मेरा ना सर फोन टूट गया है, ये आज भी ना मैंने दूसरे फोन में व्हाट्सएप एक्टिव किया, मेरे पास फोन नहीं है सर। वो कल या परसों तक मेरा ठीक होके आ जाएगा सर, मैं फिर बना दूंगा वो। चलें, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके जी, सर थैंक। अच्छा, वो एक चीज और पूछनी थी सर, वो आपने ना असाइनमेंट का बोला था मुझे ना,
जी के रिसर्च टॉपिक। सर उसमें मैंने टॉपिक चूज करना है कि कौन से टॉपिक पे मैंने काम करना है? नहीं, वो आपने टॉपिक नहीं चूज करना, आपने मुझे बताना है बेसिकली, जो मैंने टॉपिक आपको लिख अच्छा के अच्छा दिए सर, थे। उसमें वो मैंने बताना है कि रिसर्च वर्क कैसे किया जाता है, किस तरह किया जाता है, मैंने क्यों कहा किया था जाता है। कि भी रिसर्च टॉपिक इन मैस कम्युनिकेशन स्टडीज में किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, वो मैंने आपको जी व्हाट्सएप में, सर। मैं रिपीट भी कर देता हूँ उसको, मैं दोबारा लिख के आपको आपके व्हाट्सएप में सेंड कर देता हूँ दोबारा से। थैंक यू सर। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।